कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर सोचा है कि ये आसमान छूने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं? या किसी शांत सी नदी को देखकर हैरानी हुई है कि आखिर इसने इतने बड़े बड़े मैदान बना कैसे दिए? चलिए आज हम पृथ्वी की इसी शानदार कलाकारी की कहानी में उतरते हैं। तो हमारी धरती एकदम चपटी क्यों नहीं है? ये सवाल हमें उन जबरदस्त ताकतों की दुनिया में ले जाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं एक एक करके। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, क्या दिखता है? एक कमाल की वैरायटी है ना। कहीं हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं तो कहीं गंगा के दूर दूर तक फैले मैदान। मतलब पृथ्वी का हर कोना अपनी बनावट की एक अलग ही कहानी सुनाता है। अब देखिए, इस बड़े से कैनवस को समझने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है: पर्वत, पठार और मैदान। सच पूछिए तो ये तीनों ही हमारी दुनिया की बुनियाद हैं और आज हम इन्हीं की कहानी को समझने वाले हैं। तो अपनी खोज शुरू करते हैं पहाड़ों से। पहाड़ों का बनना पता है किसी जबरदस्त जियोलॉजिकल जंग से कम नहीं है। सोचिए, जमीन के नीचे की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन ऊपर उठकर आसमान छूने लगती है। तो सवाल ये है कि पहाड़ आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो यह जमीन का वो हिस्सा है जो अपने आसपास के इलाके से काफी ऊपर उठ जाता है। इसकी पहचान वो होती है इसके चौड़े बेस, खड़ी ढलानों और एक पतली सी चोटी से। पर एक दिलचस्प बात है, सारे पहाड़ एक जैसे नहीं होते। कुछ पहाड़ जवान होते हैं, जैसे हमारे हिमालय। ये आज भी ऊंचे हो रहे हैं, इसीलिए इनकी चोटियां एकदम नुकीली हैं। और दूसरी तरफ हैं बूढ़े पहाड़, जैसे भारत की अरावली रेंज। ये लाखों सालों से मौसम की मार झेल रहे हैं, इसलिए घिसकर अब छोटे और गोल हो गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन बड़े बड़े पहाड़ों को ये शक्ल देता कौन है, इन्हें तराशता कौन है? वैसे तो कई कुदरती ताकतें हैं, पर इनमें से एक सबसे माहिर कलाकार है: नदी। सोचिए, जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो अपनी जवानी में होती है, एकदम जोश और रफ्तार से भरी हुई। इसका तेज बहाव किसी कारीगर की छेनी की तरह चट्टानों को काटता चला जाता है और बना देता है गहरी वी शेप वाली घाटियां। और कभी कभी तो ये कटाव इतना ज्यादा होता है कि बिल्कुल खड़ी दीवारों वाली तंग घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सिर्फ चट्टान और बर्फ ही हैं। नहीं, ये जगहें याक और फुर्तीले हिमालयन ताहर जैसे कई अनोखे जानवरों का घर भी हैं। इन जीवों ने, कमाल है, इतनी मुश्किल ऊंचाइयों पर रहना सीख लिया है। तो पहाड़ों की कहानी तो हमने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। जहां पहाड़ों में नदी एक डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक की तरह काम कर रही थी, वही मैदानों में पहुंचकर वो एक क्रिएटर यानी निर्माता बन जाती है। जैसे ही वो तेज तर्रार नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आती है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब वो मैच्योर हो गई है, तो अब उसकी एनर्जी काटने छाटने में नहीं बल्कि कुछ बनाने में लगती है। वो अपने साथ जो भी मिट्टी पत्थर लाई थी उसे धीरे धीरे बिछाना शुरू कर देती है। और इसी धीमी रफ्तार की वजह से नदी अब सीधी लाइन में नहीं बहती, वो एक सांप की तरह बल खाती हुई घूम घूम कर चलने लगती है। और नदी के इन्हीं घुमावदार मोड़ों को मियांडर कहते हैं। अब होता क्या है कि समय के साथ ये मोड़ और भी घुमावदार होते जाते हैं, इतने ज्यादा कि नदी एक शॉर्टकट ले लेती है। वो अपने ही घुमाव की गर्दन को काटकर सीधा बहना शुरू कर देती है। और पीछे क्या छूट जाता है? पानी का एक चांद जैसा टुकड़ा। इसी को कहते हैं ऑक्सबोले। और फिर आता है नदी के सफर का आखिरी पड़ाव, उसकी ओल्ड एज। जब नदी समंदर में मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार समझिए कि लगभग खत्म हो जाती है। अब वो अपने साथ लाई हुई सारी बारीक मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है। इससे एक तिकोने शेप की और बेहद उपजाऊ जमीन बनती है। इसी को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो नदियों की कहानी तो कमाल की थी, है ना? पर धरती को शक्ल देने वाली सिर्फ नदियां ही नहीं हैं, और भी कई आर्टिस्ट हैं। तो अब बात करते हैं 2 और जबरदस्त ताकतों की, आग और बर्फ। पहले बात करते हैं पठार की। यह भी एक बड़ी भू आकृति है। इसे आप एक उठी हुई टेबल या मेज की तरह समझ सकते हैं, ऊपर से काफी हद तक फ्लैट। भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये लाखों साल पहले ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकला उसके जमने से बना है। देखिए, धरती पर बदलाव का काम कभी नहीं रुकता। एक तरफ है विशाल ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियां जो बहुत धीरे धीरे पहाड़ों को घिसती रहती हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान में तेज हवाएं हैं जो चट्टानों को तराशकर मशरूम जैसा अजीबोगरीब शेप दे देती हैं। और तो और जमीन के नीचे भी काम चल रहा है। वहां पानी धीरे धीरे चूना पत्थर जैसी चट्टानों को घोलकर गुफाओं और सिंक होल की एक पूरी छिपी हुई दुनिया बना देता है। तो चलिए जरा जमीन के नीचे की इस दुनिया में झांकते हैं। इन गुफाओं के घने अंधेरे में लाखों सालों से बूंद बूंद करके एक खूबसूरत कलाकारी चल रही है। होता यह है कि जब पानी गुफा की छतों से टपकता है तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो वही जम जाते हैं। अब इन दोनों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। जो छत से नीचे की तरफ टाइट होकर लटके होते हैं वो हैं स्टेलेक्टाइट, और जो जमीन से ऊपर की तरफ उठने की माइट रखते हैं, मतलब जिनमें दम होता है, वो हैं स्टेलेग्माइट। तो पहाड़ों के बनने से लेकर गुफाओं के तराशे जाने तक एक बात तो साफ है, हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है, हमेशा मोशन में है। और ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। इस हमेशा बदलते लैंडस्केप के साथ हमारा रिश्ता ये कोई नया नहीं है, सदियों पुराना है।
हमारे पूर्वज इस गहरे कनेक्शन को समझते थे। अथर्ववेद में कहा गया है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम इस जीती जागती धरती से अलग नहीं हैं, हम इसी का एक हिस्सा है। तो आज की इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि हमारी धरती की सतह कोई रुकी हुई स्टैटिक चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता लगातार बदलता हुआ मास्टरपीस है, जिसे बनने में लाखों साल लगे हैं। और ये बनने का काम आज भी रुका नहीं है, जारी है। और यह सफर हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर बनाने और मिटाने की ये ताकतें लगातार अपना काम कर रही हैं, तो आज से 10 लाख साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या पता तब तक कोई नए पहाड़ बन चुके हों और आज के मैदानों का नक्शा ही कुछ और हो। सोचने वाली बात है ना? Join us to get all the updates early.